हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है 20 डेज 20 चैप्टर नीट पीवाईक्यू सीरीज में। और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट 2025 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, नीट 2025 में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स टॉपिक से है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है रिसेंट ईयर में यहाँ से ही पूछे जा रहे हैं। ओके, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो असर्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म में होता है फर्टिलाइजेशन के पहले उनका जो एम्ब्रियो सैक होता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक, तो क्या उसमें 8 न्यूक्लियस प्लस 7 सेल ऐसा होता है क्या? ठीक है, सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो है कितने एग एपरेटस देखने को मिलेगा, जिसमें एक एग सेल एंड 2 सिनर्जीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 3 आपके सेल बनाती हैं। ओके, एंटीपोडल में अगर आप देखोगे तो एंटीपोडल सेल्स भी यहाँ पे 3 होती है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे आपको सेंट्रल सेल देखने को मिलता है, ये 1। तो 3 3 3 6 और एक 7, तो 7 सेल हो गए। 8 न्यूक्लियस कैसे हो गए? तो देखो, यहाँ पे 7 सेल है तो 7 न्यूक्लियस तो होंगे ही, लेकिन ये जो सेंट्रल सेल होता है यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो मैच्योर एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक जो होता है, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो सेक जो होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें 8 न्यूक्लियस एंड 7 कोशिकाएं यानी 7 सेल वो कंडीशन होती है। ओके, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये क्या हो गया? आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। रीजन की बात करें, द एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे एग एपरेटस के पास 2 पोलर न्यूक्लियाई था क्या? नहीं, सो दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका जो सेंट्रल सेल है लार्ज वाला, वहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, लेकिन रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीट 2025 का ये क्वेश्चन है। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो यस, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट कि जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं, ठीक है, ऐसे फूल या ऐसे फ्लावर जिसमें हवा और पानी की मदद से वहां पे आपका पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, वो जो है कलरफुल नहीं होते और वो ना ही आपका नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि देखो, यहाँ पे वाटर और विंड से हो रहा है, तो यहाँ पे किसी भी एनिमल को यहाँ पे अट्रैक्ट करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, और जितने भी फ्लावर्स हम देखते हैं कलरफुल अट्रैक्टिव और उनमें जो भी नेक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो असर्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा? आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। रीजन क्या दे रहे हैं यहाँ पे? ये द फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers। तो देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, जहां पे विंड एंड वाटर से पॉलिनेशन होता है जिन फ्लावर्स में, वो बहुत सारा, ठीक है, एनॉर्मस अमाउंट में आपका पॉलन ग्रेन वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड पॉलिनेशन जो प्रोसेस होता है ना, उसमें वो बहुत ही चांस फैक्टर होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक जाए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करने की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पे रीजन जो है ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देख लो, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो नहीं, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ, अगर आप लोगों को यहाँ पे विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन के बारे में क्या करना है, रिवीजन करना है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, ओके, वन मोर स्लाइड। ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2025 क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to occur for the development of mature female gametophyte from the megaspore mother cell in the angiosperm plant? तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में आपका क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल होता है, और यहाँ से क्या बनेगा? आपका फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं भाई? एम्ब्रियो सेक को कहते हैं, इतना सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एम्ब्रियो सेक है, तो एम्ब्रियो सेक में हमने देखा कितना 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट है।
ठीक है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का जो कंडीशन यहाँ पे हमने पढ़ा, उसको अचीव करने के लिए वहाँ पे कितना मियोसिस और कितना माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर होगा 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। कैसे होगा? देखो, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होगा, तो 2n से यहाँ पे जो है 4 हैप्लॉइड लीनियर टेट्राड, ठीक है? 4 यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है? जिसमें से जो 3 होंगे वो कैसे होंगे? डिजेनरेट हो जाएँगे, 3 क्या हो जाएँगे? यहाँ पे डिजेनरेट हो जाएँगे और उसमें से जो 1 मेगास्पोर जो है, ठीक है? 1 मेगास्पोर जो है फंक्शनल होगा, ठीक है? और वही जो है फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइक में क्या होगा? डेवलप होगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 यहाँ पे क्या हुआ? आपका मेयोटिक डिवीजन यहाँ पे हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे वो जो एक जो मेगास्पोर सेल है, मेगास्पोर जो है, उसमें जो है यहाँ पे उसके न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोसिस होता है, यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, ठीक है? और यहाँ पे जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब सिर्फ यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस होंगे, ठीक है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर से यहाँ पे सेकंड माइटोसिस होगा तो यहाँ पे 2 से कितने हो जाएँगे? 4 न्यूक्लियस हो जाएँगे। थर्ड माइटोसिस होगा तो यहाँ पे कितने हो जाएँगे आपका 4 से 8 न्यूक्लियस यहाँ पे ये हो जाएँगे। तो ये क्या हो गया? 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आपका साइटोकाइनेसिस होगा। फिर उसके बाद जो भी हमने 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला जो हमने कंडीशन देखा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे कितने हो गए भई? 3 माइटोसिस हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। अगेन असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन है नीट 2025 का। Cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ओके, तो यहाँ पे जो टेपिटम जो होता है वो उसमें जो है डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसमें जो है एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जनरली वो बाई न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो है क्या है? आपका बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन की अगर हम यहाँ पे बात करें, presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cell। तो देखो, अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी में टेपिटम के बारे में पढ़ोगे तो टेपिटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, बाइन्यूक्लिएटेड होता है और इसका काम क्या होता है? मेन रोल क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, या यहाँ पे जो भी आपका जो मदर सेल जो होती है उसको, ठीक है? ये क्या करता है? नरिश करता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है रीजन में कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देखो, जनरली क्या होता है, अगर किसी सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वहां पे जो है मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? वहां पे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? एक न्यूक्लियस से काम होता है तो दूसरे न्यूक्लियस से ज्यादा अच्छा काम होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो रीजन जो यहाँ पे बोल रहा है कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से ये जो टेपिटम में, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होने की वजह से यहाँ पे जो नरिशमेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है? और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसी से ही तो आपका जो है क्या बनता है? आपका पॉलन ग्रेन बनता है। क्या बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है। तो रीजन भी यहाँ पे क्या है? ट्रू है, ठीक है? और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे ये होगा। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2025 का। तो ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ वहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? लिस्ट वन में आपको यहाँ पे दिया हुआ स्कूटेलम, नॉन एल्बुमिनस सीड, इपीब्लास्ट एंड पेरिस्पर्म कॉटिलिडन। लिस्ट टू में यहाँ पे परसिस्टेंट न्यूसेलस, कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट सीड, ग्राउंड नट एंड रूडिमेट्री, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखो, स्कूटेलम के बारे में हमको पता है कि जो मोनोकॉट सीड का जो कॉटिलिडन होता है उसका नाम हमने दिया हुआ है क्या? स्कूटेलम, ठीक है? ये क्लास 11th में भी है और ये क्लास 12th में भी मेंशन है। तो ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो जिसमें जिसमें ए का सेकंड नहीं है उसको आप यहाँ से हटा दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है? अब देखो, नॉन एल्बुमिनस सीड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नॉन एल्बुमिनस सीड का मतलब एक्स एल्बुमिनस सीड, मतलब कि वहां पे
जो एंडोस्पर्म जो है एब्सेंट होता है सीड में। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सारा का सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है? ये जनरली आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलते हैं, पी, बीन, ग्राम और जो ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? ग्राउंडनट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाइकॉट है, तो ये इसका बी का क्या आ जाएगा? आपका थर्ड आ जाएगा, ठीक है? बी का आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। ओके। यहाँ पे हम थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये क्लास 11th एंड क्लास 12 दोनों में जो है क्या है आपका मेंशन है, ठीक है? तो डाइकॉट एक्सेप्शन क्या है आपका एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का यहाँ पे ऑर्किड। तो ऑर्किड क्या है? एक मोनोकॉट है और मोनोकॉट जो सीड होते हैं वो जनरली एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं मतलब कि वहाँ पे एंडोस्पर्म क्या होता है? प्रेज़ेंट होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन आपका कैस्टर डाइकॉट है, ठीक है? डाइकॉट में जो है एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है लेकिन कैस्टर में वो क्या होता है? प्रेज़ेंट होता है। ये कहाँ पे दिया हुआ है आपका? क्लास 11th में दिया हुआ है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो यहाँ पे बी का क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा ग्राउंडनट। अगर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कन्फर्म है ये 2 चीज़ें तो आप जो है सी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है? लेकिन अगर नहीं है तो हम आगे देखेंगे इपिब्लास्ट। तो इपिब्लास्ट यहाँ पे कैसा होता है? रूडिमेंट्री होता है। रूडिमेंट्री बोलने का मतलब कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता और जो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो या नरिशमेंट हो उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। वेस्टिजियल आप इसको कह सकते हो। तो इपिब्लास्ट का क्या यहाँ पे सी का क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। पेरिस्पर्म कॉटिलिडन की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका जो न्यूसेलस जो होता है जब वो परसिस्टेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं। ठीक है? यहाँ पे ये जो नोट्स में आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे ब्लैक पेपर एंड बीट। ठीक है? इसमें जो है आपको देखने को मिलता है पेरिस्पर्म। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं ज़रूर से रिस्पॉन्ड करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड ऑन गेट्स एंड सरला यूट्यूब